गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। पीछे के वीडियो में जो मानव जीनोम परियोजना की प्रोसेस थी, उसके अनुप्रयोग थे, उसकी विशेषताएं थी और उसकी विधि थी, उसके बारे में अपन ने स्टडी की थी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं और एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चंस भी है। और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या अपन कहते हैं डीएनए अंगुली छापन। तो आप चाहे डीएनए अंगुली छापन कर दीजिए या आप चाहे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कह दीजिए। तो डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की बात अपन करते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड में क्वेश्चन तो आना स्वाभाविक ही है कि डीएनए तो है अंगुली छापन। देखिए, नॉर्मल से नॉर्मल मैं आपको बात बता दूं, आज के टाइम में जब अपन आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो आप जब आधार कार्ड बनवाने जाते हो तो आप देखा होगा कि आप वहां पे जाके जो अपनी अंगुलियां हैं वो उस स्कैनर पे क्या होती है, अपनी अंगुलियां दबाई जाती है एक साथ, और उन अंगुलियों में फिर ऐसी संरचना आ जाती है जैसे आपको गुड 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 गुड, और कभी कभी ऐसी प्रोसेस आ जाती है या कभी ऐसा भी सिग्नल मिल जाता है आपको, ऐसे पांचों अंगुलियों का ऐसे मिलता है। ये क्या है? तो मुख्य रूप से ये जो मेथड है डीएनए अंगुली छापन, इसी मेथड का एक पार्ट है। ये नहीं कह सकते कि डीएनए अंगुली छापन है, बल्कि ये इसी का एक पार्ट कह सकते हैं अपन, क्योंकि अपने क्या कहते हैं फिंगर लिए जाते हैं अपने। आजकल स्कूलों में भी क्या होता है कि जो फिंगर मशीन्स होती हैं, अपने जो अटेंडेंस मशीन्स होती हैं, वहां अपने क्या होते हैं फिंगर लिए जाते हैं ताकि पता चल जाता है। आपने देखा होगा अपनी अंगुलियों पे या अपने अंगूठे पे ये ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है, ऐसी धारियां होती हैं, होती नहीं होती? ये सब व्यक्तियों में एक जैसी तो नहीं हो सकती, और सब में यदि एक जैसी होती तो आप सपोज करो कि जो मशीन है जिसके ऊपर, जो स्कैनर के ऊपर जब अपन वो अपना अंगूठा लगाते हैं या अपनी अंगुली लगाते हैं, या अपने मोबाइल पे भी आप देख लीजिए, जो अपन देखते हैं कि जो टच स्क्रीन वाला है उसके भी पीछे अपन देखते हैं कि फिंगर वाला ऑप्शन होता है, तो फिंगर भी कुछ लोग रखते हैं तो लोग के रूप में। तो वो जो फिंगर वाला ये तो है नहीं कि वो अपना ही जो अंगुली है, अपना ही जो अंगूठा है, उसी को जब अपन लगाते हैं वहां पे तभी वो लोग खुलता है, अदरवाइज नहीं खुलता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? माइंड में वाजिब सा क्वेश्चन है भाई, क्यों होता है ऐसा? होने का कारण क्या है कि जो टोटल फिंगर्स हैं उन फिंगर्स में कहीं ना कहीं क्या है, कुछ परसेंट में अंतर है, कुछ परसेंट में क्या है वहां पे अंतर है। अब ये कुछ परसेंट में अंतर कैसा है, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये जो बात आई, इसकी फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत कैसे हुई कि आज के टाइम में बढ़ते हुए जो अपराध हैं, ऐसी जो घटनाएं होती हैं जिसमें अपराधी होता है, वो उस घटना को अंजाम तो दे जाता है लेकिन फिर वो भाग जाता है, पता नहीं चल पाता है कि भाई अपराधी कौन था। जैसे मान लो किसी एक व्यक्ति है जिसका नाम ए है मान लो, और इसकी गला दबा के हत्या कर दी गई। ये अकेला था और गला दबा के हत्या कर दी गई, और हत्या करने के बाद जो अपराधी था वो अपराधी क्या हो गए, यहां से फरार हो गया, भाग गए। तो अब उस अपराधी की पहचान कैसे की जाएगी? उसके पहले तो जो उसकी फैमिली के लोग हैं, जिसकी डेथ हुई है, इसकी फैमिली के लोगों से पूछा जाएगा कि कौन व्यक्ति है, किससे आपकी थोड़ी क्या है दुश्मनी है या जो भी है, उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट
इन्वेस्टिगेशन करेगा और उस एरिया के जितने ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका क्या होगा, उनकी फाइलें ओपन होंगी, उनके बारे में डाटा कलेक्ट होंगी। अब उस व्यक्ति का क्या किया जाएगा, यहां से जो गला दबाया गया तो यहां उस व्यक्ति के जो फिंगर्स हैं, उन फिंगर्स को लेकर के और जो अपराधी व्यक्ति है उसके फिंगर से उनका क्या करवाया जाएगा, मिलान करवाया जाएगा। यदि जिसका मिलान हो जाएगा, इसका मतलब अपराधी वो ही है। समझ गए मेरी बात? तो अपराध विज्ञान में इस प्रोसेस को शुरू करने का श्रेय दिया जाता फ्रांसिस गाल्टन को। हालांकि फ्रांसिस गाल्टन ने इतना ही बताया कि अपराध विज्ञान के अंतर्गत या एक जो मनुष्य है उस कानूनी रूप से यदि किसी मनुष्य की पहचान करनी हो, लीगली रूप से अपन यदि उसकी पहचान करनी करें, तो इसका मतलब उसके फिंगर होने अपन के पास जरूरी है, उनके फिंगरों का अध्ययन होना जरूरी है। तो एक उन्होंने कहा कि ये एक विदेश विधि के द्वारा अपन जो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जो व्यक्ति हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनका अपन अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद रियलिटी में अपन बात करें कि एक साइंटिस्ट थे अलेक जेफरी, उन्होंने 1984 में, तो 1984 में डॉक्टर थे अलेक जेफरी, कई बुकों में अलेक जेफरीज भी आता है और अलेक जेफरी भी होता है। अलेक जेफरी ने क्या बताया कि रियलिटी में यदि अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, इस तकनीकी का विकास करने वाले कौन थे, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापन जो टेक्नोलॉजी है, इसको डेवलप करने वाले साइंटिस्ट थे डॉक्टर अलेक जेफरीज थे। फ्रांसिस गाल्टन ने तो इतना बताया था कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, कानूनी रूप से लोगों में अपन को यदि अपराधी को पकड़ना है तो उसके लिए जरूरी है। तो रियलिटी में आपको पूछें कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए टेक्नोलॉजी के या डीएनए अंगुली छापन तकनीक के खोजकर्ता कौन है, तो आपका आंसर वहां होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डीएनए अंगुली अलेक जेफरी। अब देखिए इसके पीछे के वीडियो में अपन ने पढ़ी थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा था, HGP पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? HGP के अंतर्गत क्या था, अपन ने टोटल नाइट्रोजनिक क्षारक थे जो बिलियंस की संख्या में नाइट्रोजनिक क्षारक से 3165.7 जो करोड़ नाइट्रोजनिक क्षारक थे, यानी एज मान लीजिए कि 3 बिलियन, ये मान लीजिए, तो 3 बिलियन जो नाइट्रोजनिक क्षारक थे उनको खोजा गया था। ये तो बात हुई थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो ये जो 3 बिलियन नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं, तो वैज्ञानिकों ने बताया कि, यानी कहने का मतलब है कि 3 बिलियन नाइट्रोजनिक क्षारक इसमें प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए तो एक आनुवंशिक इकाई होती है कि नहीं होती है? तो ये जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं या जो बेस पेयर हैं, बीपी हैं या नाइट्रोजनिक क्षारक हैं, वो एक डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इन 3 बिलियन नाइट्रोजनिक क्षारकों में से यदि 99.9% जो नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी जो बेस पेयर होते हैं, नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं, वो किन्हीं भी 2 व्यक्तियों में कॉमन होते हैं। समझ गए मेरी बात? यानी वैज्ञानिकों ने बताया कि जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत जब अपन 3 बिलियन नाइट्रोजनिक क्षारकों के बारे में पता लगाया कि इतने बिलियन नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं, तो उन्होंने ये बात बताया कि ये जो टोटल नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं या टोटल इतने नाइट्रोजनिक क्षारकों से जो डीएनए बना होता है, इसमें से 99.99% जो नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं, किन्हीं भी व्यक्तियों में या अधिक किन्हीं भी 2 व्यक्तियों में बिल्कुल क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन बच गया कितना, 0.1%, यानी 0.1% जो नाइट्रोजनी बेसेज होंगे वो बेस क्या होंगे, किन्हीं भी 2 व्यक्तियों में समान नहीं होंगे, समान नहीं होंगे। ये बात ध्यान में। अब यहाँ एक छोटा सा वर्ड मैं आपको नोट करने जा रहा हूं, उस वर्ड को आप समझना।
एक छोटा सा शब्द आता है डीएनए बहुरूपता। ये डीएनए बहुरूपता क्या है, इस बात को आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझना होगा। डीएनए बहुरूपता अपन कहते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, काफी इंग्लिश का वर्ड भी आता है, या अपन इसको ये कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या है, यानी डीएनए बहुरूपता क्या है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का क्वेश्चन भी आ सकता है, डीएनए बहुरूपता क्या है, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझना है तो अपन को सबसे पहले डीएनए बहुरूपता को समझना होगा। देखो मैंने क्या कहा कि टोटल जो 3 बिलियन नाइट्रोजनी बेसेज हैं जो डीएनए का निर्माण करते हैं, डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, उनमें से 99.9% नाइट्रोजनी बेसेज क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं, यानी हर एक इंसान में समान पाए जाएंगे। लेकिन 0.1%, अब 0.1% आप सोचोगे कि भाई क्या है, तो वो ये नहीं है कि ये बिलियन है तो आपको लगभग 30 मिलियन मिल जाएंगे आपको। तो इतने 0.1% नाइट्रोजनी जो बेसेज है, नाइट्रोजनी जो क्षारक हैं, वो क्या है, इक्वल नहीं है। किसी भी दो व्यक्तियों में, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, समझना, किन्हीं भी दो व्यक्तियों में, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, चाहे वो एक ही माँ बाप की संतान ही क्यों ना हो, और वो चाहे जुड़वा ही क्यों ना हो, उनमें एक समान नहीं मिलेंगे। तो जब इन टोटल नाइट्रोजनिक क्षारकों से 0.1 नाइट्रोजनिक क्षारक जब एक समान नहीं मिलते हैं तो उसे बोला जाता है, क्योंकि रूप क्या है, अलग अलग हुए कि नहीं हुए 0.1% के, तो उसे कहा जाता है डीएनए बहुरूपता। यानी अधिकांश डीएनए में से कुछ आंशिक डीएनए के न्यूक्लियोटाइड या खंड एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं, अलग रूप में पाए जाते हैं, उसे अपन क्या कह देते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म या डीएनए बहुरूपता कह देते हैं। समझ गए शायद इतनी बात आप, डीएनए बहुरूपता क्या है, कैसे समझ गए होंगे। अब देखिए अपन बात करते हैं कि ये डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या हो। सीधी सीधी सी बात है, मैंने कहा कि 0.1% डीएनए खंड होता है, वो क्या होता है, हर एक व्यक्ति में बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है, यानी अलग होता है। तो देखिए आपने पीछे की कक्षाओं में भी पढ़ा था, एक आपने पढ़ा था सैटेलाइट डीएनए, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। और एक होता पुनरावर्ती डीएनए। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि 11th क्लास में पढ़ा हुआ टॉपिक है कि सैटेलाइट डीएनए तो क्या होता है और पुनरावर्ती जो डीएनए होता है वो क्या होता है। ये आप बताइए मेरे को थोड़ा सा कि किसे कहते हैं, कि अपन सैटेलाइट डीएनए किसे कहते हैं और पुनरावर्ती डीएनए अपन किसे कहते हैं, ये बताइए आप मेरे को। देखिए सीधी सीधी सी बात है कि नॉर्मल जो डीएनए है, अपन देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो नॉर्मल जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो रिपीटेटिव डीएनए होता है, पुनरावर्ती डीएनए होता है, सैटेलाइट डीएनए होता है, प्रकार का क्या होता है, इसी का पार्ट होता है। लेकिन जब स्टडी करते हैं तो इसके जो बैंड्स होते हैं अपन को थोड़े क्या होते हैं, गहरे या लाइटली अपन को दिखाई देते हैं। यहाँ एक बात यहाँ पे मैं समझना चाहता हूँ, आपको बताना भी चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक ही नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि डीएनए अंगुली छापन क्या है, तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी। यानी किसी भी व्यक्ति है, उस किसी भी व्यक्ति के डीएनए का आरएफएलपी बनाना ही अंगुली छापन है। सीधी सीधी सी शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन ये है कि किसी भी व्यक्ति के डीएनए का आरएफएलपी बनाना ही या निर्मित करना ही
क्या कहलाता है? डीएनए अंगुली छापन कहलाता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन फिर आ गया होगा कि भाई ये RFLP क्या है कि नहीं? अरे भाई माइंड में तो क्वेश्चन आना ही है, भाई RFLP क्या है? या अपन ये कह सकते हैं कि एक और वर्ड आता है VNTRS क्या है कि नहीं? तो दो मुख्य बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूं, VNTRS क्या है, RFLP क्या है। ये दोनों बातें आपको समझनी होंगी, VNTRS और RFLP क्या है। R का मतलब सीधा सीधा सा रेस्ट्रिक्शन, R का मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्शन है। और रेस्ट्रिक्शन R का मतलब है, तो F का मतलब क्या है? फ्रेगमेंट है। F का मतलब क्या हुआ? फ्रेगमेंट हुआ। L का मतलब क्या हुआ? लेंथ हुआ। L का मतलब क्या हुआ? लेंथ हुआ। और इसका मतलब FP का मतलब क्या हुआ? पॉलीमॉर्फिज्म हुआ। मतलब सीधी सीधी सी बात ये होगी, R का मतलब क्या हुआ? रेस्ट्रिक्शन। और F का मतलब क्या हुआ? फ्रेगमेंट। L का मतलब क्या हुआ? लेंथ। और P का मतलब क्या हुआ? पॉलीमॉर्फिज्म। देखो, एक तो ये क्वेश्चन ऐसे बन गया आपके कि RFLP का फुल फॉर्म आपसे पूछे तो आपको ये लिखना है, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। अब आप इसको थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा वो आपके सामने है। इसका हिंदी में मीनिंग क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्शन को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिबंधित एंजाइम था ना, तो ये है रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हो गया? प्रतिबंधित। प्रतिबंधित हुआ कि नहीं हुआ? फ्रेगमेंट या सेगमेंट अपन किसी को बोलते हैं टुकड़ों को यानी खंड को, तो प्रतिबंधित खंड। लेंथ क्या बोलते हैं? लंबाई। और पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? बहुरूपता को कहते हैं। इसे कहते हैं बहुरूपता। जैसे मैंने आपको भी समझाई थी कि डीएनए बहुरूपता क्या है, समझ गए? पहली बात तो मेरी आपकी। तो आपको एक नंबर का क्वेश्चन RFLP की फुल फॉर्म पूछे तो रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, आपको इसको ध्यान में रखना है, समझ गए? अब दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक मैंने आपको वर्ड दिया VNTRS। VNTRS ये क्या है? तो ये क्या है? तो VNTRS मतलब वेरिएबल। V का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल। N का मतलब क्या हो गया? नंबर्स हो गया। T का मतलब क्या हो गया? टेंडम हो गया। और रिपीट्स हो गया। तो सीधी सीधी सी बात होगी, VNTRS की फुल फॉर्म क्या होगी? वेरिएबल नंबर टेंडम और क्या हो गया? रिपीट्स। क्या हो गया? रिपीट्स हो गया। देखिए, इंग्लिश का वर्ड तो आपकी समझ में आ गया, अपन इसका शब्द विस्तार लिख देंगे, फुल फॉर्म लिख देंगे। लेकिन अब अपन को यह समझना होगा कि सीधी सीधी सी बात यह होगी कि अपन को इस वेरिएबल नंबर टेंडम जो रिपीट्स है, सॉरी एक मिनट, टेंडम जो रिपीट्स है, अब इसका आप मीनिंग चेंज कीजिए, अपन इसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो सीधी सीधी सी बात है कि कोई भी दो व्यक्ति होते हैं, उन कोई भी दो व्यक्तियों में वेरिएबल का मतलब है नंबर, संख्या, टेंडम, रिपीट्स, यानी सीधी सीधी सी बात है, जो इसके जो डीएनए के जो क्रम है, डीएनए का जो सीक्वेंस है, अनुक्रम, पुनरावर्तन है, वो सीधी सीधी सी बात। टेंडम रिपीट्स का मतलब अपन क्या कह सकते हैं? जो इसका अनुक्रम है, वेरिएबल पुनरावर्तित हो रहा है, रिपीट्स पुनरावर्तित हो रहा है।
तो जो अनुक्रम पुनरावर्तन हो रहा है वो प्रोसेस क्या है, VNTRS। अब अपन ने क्या कहा, किसी भी व्यक्ति के डीएनए का RFLP बनाना ही वो क्या कहलाता है, डीएनए अंगुली छापन कहलाता है। समझ गए मेरी बात आप। अब VNTRS क्या है, सबसे पहले बात ये भी खड़ी होगी अपने सामने। देखिए, टोटल अपन ने जीनोम पढ़ा था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अपन ने कहा था कि कोडिंग पार्ट होता है, नॉन कोडिंग पार्ट होता है। अधिकांश पार्ट कोडिंग भी होता है और कुछ पार्ट होता है वो जीनोम का, वो क्या होता है, नॉन कोडिंग भी हो सकता है। समझ गए मेरी बात, ध्यान से समझना। हो सकता है शुरू में आपको कुछ बोरिंग लगे लेकिन बाकी समझ में आ जाएगा। अधिकांश पार्ट कोडिंग होता है, कुटलेखित पार्ट होता है और नॉन कोडिंग पार्ट आंशिक होता है। देखिए, कोडिंग पार्ट में यदि कोई चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि कोडिंग पार्ट आपको मैंने कहा कि अधिकांश पार्ट कुटलेखित होता है, टोटल नाइट्रोजन बेसिस का मैंने कहा कि 99.99% जो पार्ट होता है वो पार्ट क्या होता है, उसका बिल्कुल क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे कोई भी दो व्यक्ति हो उनमें कॉमन होता है, इसका मतलब कोडिंग पार्ट में होगा। लेकिन जो 0.1% जो पार्ट है डीएनए नाइट्रोजन बेस से जो डीएनए निर्मित होता है उसका, वो हर एक व्यक्ति से भिन्न होता है, तो नॉन कोडिंग के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ठीक इसी प्रकार से अपन बात करते हैं VNTRS क्या, इसको समझना। अनुक्रम यानी सीक्वेंस और पुनरावर्तन मतलब कैसे हो गया, अनुक्रम पुनरावर्तन कहते किसे, आपको ये समझना होगा सबसे पहले। जैसे मैं कह दूं ये A है, B है, A है, B है, A है, B है, A के बाद B, B के बाद फिर A के बाद फिर B, B के बाद A, फिर क्या होता है, सीक्वेंस में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ ये AB का मतलब ये लिखता हूँ, मैं नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं वो जैसे एक के बाद एक क्या हो रहे हैं, पुनरावर्तित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये एक के बाद एक जो नाइट्रोजनी क्षारक पुनरावर्तित होते हैं वो प्रोसेस ही क्या कहलाती है, VNTRS कहलाती है, यानी वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स कहलाती है। समझ गए मेरी बात, इतनी बात आप समझ जाओगे। अब कौन कौन से रिपीट्स हो रहे हैं, वो कौन से हो रहे हैं, नॉन कोडिंग पार्ट वाले होंगे। नॉन कोडिंग पार्ट का मतलब 0.1% वाले क्या होंगे, बार बार अनुक्रम पुनरावर्तित होंगे। इतनी बात समझ गए। अब दूसरी चीज समझना, RFLP क्या है। तो RFLP की बात आती है तो देखिए, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या है RFLP, इसको थोड़ा सा समझना आप। जैसे मैं आपको एक वैसे समझा दूं, ये एक व्यक्ति A है और ये एक व्यक्ति कौन सा है, B है। दो अपराधी अपन ने पकड़े हैं, दोनों के, और जिन्होंने जो अपराध किया है ये अभी तय नहीं है, अपन को इनके डीएनए का मैच करना है, जिन्होंने अपराध किया उसका सब। इसका ये डीएनए है, इसका भी ये डीएनए पार्ट अपन ने लिया है। रेस्ट्रिक्शन यानी अब इन दोनों को प्रतिबंधित एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने कल भी बताया था कि प्रतिबंधित एंजाइम होते हैं, उनको रासायनिक हथियार कहा जाता है, उनको आणविक चाकू कहा जाता है। समझ गए। वो क्या करते हैं, डीएनए के पार्ट को विभिन्न खंडों से काटते हैं, जहां बहुरूपता मिलती है वहां से। तो इन दोनों के डीएनए खंड को जब प्रतिबंधित एंजाइम से क्रिया करवाई जाती है तो क्या दोनों के खंड एक समान पार्ट में कटेंगे या नहीं कटेंगे, भाई नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे, क्योंकि किन्हीं भी दो व्यक्तियों का डीएनए होता है वो समान नहीं होता, क्योंकि अपन नॉन कोडिंग के पार्ट कर रहे हैं, कोडिंग वाले की तो बात ही नहीं हो रही है। तो किन्हीं भी दो व्यक्तियों का ये जो 0.1% जो पार्ट है वो समान नहीं होता है। तो समान नहीं होने के कारण उनके खंडों की जो डीएनए के खंड कटेंगे वो भी अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, खंड अलग अलग होंगे, मतलब इनकी लंबाई अलग अलग होगी कि नहीं होगी। तो बात क्या हो रही है, प्रतिबंधित खंड अलग अलग होगी, लंबाई और बहुरूपता। तो हर एक व्यक्ति के इस डीएनए खंड की लंबाई में बहुरूपता मिलेगी ही नहीं मिलेगी जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपन इनको काटेंगे। तो यही क्या कहलाती है, RFLP कहलाती है। समझ गए मेरी बात। तो ये आज के टॉपिक के बारे में था, एक बेसिक नॉलेज वाली बातें थी, थोड़ा समझना, एक दो बार आप देखना, इसको समझ में आ जाएगा। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।